नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका AR एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सीड साइंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इसमें आपको आइसोलेशन, डिस्टेंस और काफ़ी अच्छी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, जिससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन इज प्राइस, क्वालिटी, जेनेटिक प्योरिटी या प्रोसेसिंग। जो सीड और ग्रेन होता है उनमें किस चीज़ में डिफरेंस होता है? तो यहाँ पर होगा, वैसे देखा जाए तो हर चीज़ में डिफरेंस होगा, प्राइस में भी होगा, क्वालिटी में भी डिफरेंस होगा, सीड और ग्रेन में, जेनेटिक प्योरिटी में भी होगा और प्रोसेसिंग में भी होगा। तो लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा जेनेटिक प्योरिटी, क्योंकि जेनेटिक प्योरिटी के बेस पर ही फिर सीड और ग्रेन का प्राइस निर्धारित होता है, क्वालिटी निर्धारित होती है उसका जो भी है। तो जेनेटिक प्योरिटी के बेस पर ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा जेनेटिक प्योरिटी। दूसरा है हमारा टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज्ड फॉर। टेट्राजोलियम टेस्ट किस लिए यूज करते हैं? सीड क्वालिटी के लिए, सीड विगोर के लिए, सीड वाइबिलिटी के लिए या सीड एज के लिए? तो टेट्राजोलियम टेस्ट जो है वो हम यूज करते हैं सीड वाइबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है टेट्राजोलियम टेस्ट डिटरमाइन द लेवल ऑफ। टेट्राजोलियम टेस्ट जब करते हैं तो वो किसका लेवल जो है सीड में डिटरमाइन करता है, जिससे वो टेस्ट फिर कंडक्ट होता है, तो वो होता है हमारा डिहाइड्रोजिनेज। क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्चर कंटेंट फॉर सीड स्टोरेज शुड बी। सीड के स्टोरेज के लिए मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? इसका आंसर होगा हमारा 12 से 14%। लेकिन अगर यहीं पर हमारे ऑप्शन दिए हों, सिंगल सिंगल ऑप्शन दिए हों 10%, 12%, 14% या 16%, तो वहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा 12%। कितना? 12%। अगला क्वेश्चन है सीड स्वेलिंग ड्यू टू द इम्बिबिशन ऑफ वाटर बाई। जो सीड में स्वेलिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, टर्गर प्रेशर या किसी के द्वारा? नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑस्मोसिस। इम्बिबिशन का मतलब होता है एक प्रकार से अवशोषण। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की से। तो सीड में क्या होता है, जब वो ड्राई हो जाता है तो उसका जो अंदर का वाटर है, मॉइस्चर कंटेंट, वो कंसनट्रेट हो जाता है। इसका मतलब वहाँ का कंसनट्रेशन वाटर का ज़्यादा हो जाता है, और जो बाहर का वाटर होता है उसका कंसनट्रेशन कम होता है। इसलिए ऑस्मोसिस की क्रिया की वजह से फिर वो क्या होता है, सीड स्वेल हो जाता है, वाटर को क्या कर लेता है वो एब्जॉर्ब करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड वायबिलिटी इज डन बाई। तो अभी हमने बताया था कि टेट्राजोलियम टेस्ट से सीड वायबिलिटी होता है, लेकिन ये जो एम्ब्रायो कल्चर टेस्ट है ये भी हमारा सीड वायबिलिटी के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए एंड बी। सीड वायबिलिटी किसके द्वारा किया जाता है? टेट्राजोलियम टेस्ट के द्वारा और एम्ब्रायो कल्चर दोनों के द्वारा। टेट्राजोलियम टेस्ट होता क्या है? तो चलिए इसको समझते हैं। टेट्राजोलियम टेस्ट 3 प्रोसेस में होता है, 3 स्टेप्स में होता है। पहला होता है हमारा प्री कंडीशनिंग या इम्बिबिशन। सीड को क्या करते हैं हम? एक प्रकार से भिगोते हैं, फिर क्या करते हैं? प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग। इसके बाद स्टेनिंग करते हैं, और फिर इसको स्टेनिंग किस में करते हैं? 2,3,5 ट्राईफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड में। ये हमारा इसी के नाम पर हमारा TZ टेस्ट पड़ा है। क्या पड़ा है? टेट्राजोलियम टेस्ट। फिर तीसरा क्या करते हैं हम? इवेल्युएशन करते हैं, एग्जामिन द सीड फॉर अ कलर चेंज इन द एम्ब्रायो। कैसे करते हैं? तो देखिए, इसका जो स्टेप होता है, सबसे पहले सीड को क्या करते हैं? भिगोते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर उसको टेट्राजोलियम जो लिक्विड होता है हम उसके कंसंट्रेशन में उसको भिगोते हैं। फिर जब उसको देखते हैं तो अगर हमारा रेड कलर आ रहा है तो वो सीड हमारा वाइबल है, लेकिन अगर कोई दूसरा कलर आ रहा है या प्रॉपर कलर रेड कलर नहीं आ रहा है तो वो फिर हमारा सीड वाइबल नहीं है। इसी तरह इवेलुएट करते हैं इसको। और ये कैसे इवेलुएट करते हैं? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो रिड्यूस द टेट्राजोलियम एंड फॉर्म द फार्माजोन। जो रेड कलर आता है हमारा वो क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेज से फार्माजोन बनता है, जिसकी वजह से हमारा रेड कलर आता है। यही हमारा क्या है? एक इवेल्युएशन है। अगर रेड कलर आ गया तो हमारा सीड क्या होता है कि वाइबल होता है, अगर रेड कलर नहीं आया तो फिर सीड वाइबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सीड एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा 1987 या 1988। जो ऑप्शन दिया होगा तो उसको टिक करेंगे। दोनों ऑप्शन एक ही में नहीं दिए होंगे। अगर 1988 दिया होगा तो 1988 को टिक करेंगे, अगर 1987 दिया होगा तो 1987 को
टिक करेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, नेशनल सीड एक्ट पूछा गया, ना कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो नेशनल सीड एक्ट कब हुआ था हमारा? 1987 में। किसने किया था? डॉक्टर पेगी मैकलेनतोस ने। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किए थे सीड पे, और इन्होंने बताया सीड इज एन एक्सपेरिमेंट टू कन्फर्म और बिलीव दैट टीचर्स could be leaders of their own professional development. SEED has become one of the nation's largest peer-led professional development project. तो डॉक्टर पेगी ने इसको इम्प्लीमेंटेड किया था कब? 1987 में। नेक्स्ट है हमारा फेजेज ऑफ सीड सर्टिफिकेशन। जो सीड सर्टिफिकेशन होता है कि हमारा सीड ब्रीडर है, या हमारा सीड सर्टिफाइड है, या हमारा सीड फाउंडेशन है, तो वो जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस होती है कितने स्टेप में होती है? तो इसका आंसर है वो हमारा 6 स्टेप में। अगर हमारा 6 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया तो उसका आंसर फिर हम 5 लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से 6 स्टेप हैं। तो पहला है रिसिप्ट एंड स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं जब हम सीड को ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? वेरिफिकेशन ऑफ सीड सोर्स। सीड का सोर्स को जो हम वेरीफाइड करते हैं कि किससे हमने जो है पहले बीज लिया जिससे हमने ग्रो किया अपना सीड, और उसका सोर्स क्या है। फिर इसके बाद फील्ड का इंस्पेक्शन करते हैं और फील्ड के स्टैंडर्ड्स देखते हैं कि हमारे फील्ड जो है प्रॉपर वे में है, प्रॉपर जगह पे है कि नहीं, उसकी आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन है कि नहीं, उसमें किसी वीड का संक्रमण तो नहीं है, या इंसेक्ट वगैरह तो नहीं है। तो उसमें सारी चीज़ को फिर हम क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं फील्ड पे। फिर इसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट सीड इंस्पेक्शन। फिर इसके बाद क्या करते हैं? जब हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद सीड का इंस्पेक्शन करते हैं, कि जैसे हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टर पहले किसी दूसरे खेत में तो नहीं यूज हुआ। अगर यूज हुआ है तो उसमें उस खेत के कोई भी रिमेन पार्ट या रिमेन सीड न रह गए हों, या फिर उसमें कोई कंकड़ पत्थर वगैरह ना रह गए हों। इस तरह सारे से हम उसका पोस्ट हार्वेस्ट इंस्पेक्शन करते हैं। इसके बाद सीड टेस्टिंग टू वेरीफाई सीड स्टैंडर्ड। इसके बाद हम क्या करते हैं? सीड टेस्टिंग करते हैं, उसके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं सीड की वाइबिलिटी की, जर्मिनेशन परसेंट की, प्योरिटी की, जेनेटिक प्योरिटी, जो भी सारे मानक है, अगर वो सारे मानकों पर खरा उतर रहा है तो फिर हम लास्ट में हम क्या करते हैं? इशू ऑफ सर्टिफिकेट, टैगिंग, लेबलिंग एंड सीलिंग कर देते हैं। फिर उसको सीड को सर्टिफाइड कर देते हैं, वो जिस भी लेवल का सीड है, जिस भी क्लास का सीड है, उसको उसका सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसमें टैगिंग कर देते हैं और उस सीड का लेबल लगा देते हैं। तो ये हमारे 6 स्टेप हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि 5 स्टेप हैं, क्योंकि 6वें स्टेप में तो हम क्या करते हैं? सर्टिफिकेट को इशू करते हैं। इसलिए ये हमारे 5 स्टेप भी माने जा सकते हैं। इसलिए अगर 6 ऑप्शन में नहीं दिया तो हम इसको 5 ऑप्शन में लगाएंगे। आंसर क्या होगा इसका? हमारा 5। नेक्स्ट हमारा सीड जर्मिनेशन इज इनहिबिटेड इन। जो जर्मिनेशन होता है सीड का, वो किस लाइट में हमारा रुक जाता है? इंफ्रारेड लाइट, यूवी लाइट, रेड लाइट, या ग्रीन लाइट? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट में क्या होता है कि सीड का जर्मिनेशन रुक जाता है, और सबसे ज़्यादा सीड का जर्मिनेशन सीड के लिए रेड लाइट में होता है। किस में होता है? रेड लाइट में। यहाँ आप देख भी रहे होंगे कि लास्ट में जो सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन हो रहा है वो हमारा रेड लाइट से हो रहा है, और जो सबसे कम हो रहा है हमारा ग्रीन लाइट से हो रहा है। और इसके बाद से क्या होता है? फिर इंफ्रा रेड लाइट में हमारा बिल्कुल ही रुक जाता है। क्या होता है? सीड का जर्मिनेशन बिल्कुल ही रुक जाता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि येलो लाइट में हमारा एक प्रकार से मॉडरेट जर्मिनेशन हो रहा है, और सबसे ज़्यादा हमारा रेड लाइट में हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर व्हीट ऑफ फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए व्हीट के कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए हमारी 3 मीटर। व्हीट क्या है? अपने आप में एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसका क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसके लिए इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आइसोलेशन क्या होता है? द क्रॉप रेड फॉर सीड प्रोडक्शन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर फील्ड। अगर सीड प्रोडक्शन के लिए हम क्रॉप को उगा रहे हैं तो उसको दूसरी फील्ड से दूर होना चाहिए। ऑफ द सेम क्रॉप स्पीसीज बाय अ मिनिमम डिस्टेंस। एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए उसमें, विच वेरीज फ्रॉम वन क्रॉप टू द अदर, जो एक दूसरे को आपस में अलग करे। और यही डिस्टेंस हमारी, यही दूरी हमारी क्या कहलाती है? आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन इज इसेंशियल टू प्रिवेंट पॉलिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। आइसोलेशन डिस्टेंस से क्या होता है? मान लीजिए हमारी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप नहीं है, या सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड, तो जो हमारे अनवांटेड पॉलेंस है, जैसे वहाँ पर कोई दूसरी क्रॉप हमने लगा दी अपने खेत के बगल में, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पॉलिनेशन उससे भी होगा। जो हमारे इंसेक्ट हैं वो तो देखेंगे नहीं कि हमें एक ही फील्ड में रहना है, या हमें गेहूं के फील्ड में ही पॉलिनेशन करना है, हमें चने के खेत में नहीं जाना है। वो तो चने के फूल से भी पॉलन लेकर हमारे गेहूं में बैठ सकते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारे
पॉलन मिल जाते हैं एक दूसरे से। इसलिए इसी इसी चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस करते हैं। ये यहाँ पर आइसोलेशन डिस्टेंस दिए गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कंपटीशन में भी और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे ध्यान रखिए, जो भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होगी उनकी फाउंडेशन जो है डिस्टेंस सबसे कम होगी, और लगभग कितनी होगी हमारी, 3 मीटर, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं। जैसे राइस, व्हीट, रागी, ग्राउंडनट, ग्रीन ग्राम, काउपी, टोमेटो, इनके लिए फाउंडेशन सीड के लिए भी और सर्टिफाइड सीड दोनों के लिए हमारी जो डिस्टेंस होती है, आइसोलेशन डिस्टेंस, वो कितनी होती है, 3 मीटर। इसके बाद ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, तो इससे ये भी क्वेश्चन बनता है हमारा कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, तो वो होती है हमारी पिजन पी, कॉटन, सोरगम, चिली, भिंडी, ब्रिंजल। तो इसके लिए हमारा जो डिस्टेंस दी हुई है, पिजन पी की हमारी 100 मीटर किसके लिए, फाउंडेशन सीट के लिए, और 50 हमारी सर्टिफाइड सीट के लिए। कॉटन के लिए 50-30, सोरगम के लिए 200-100, और चिली के लिए 400-200, और ब्रिंजल के लिए 200-100। तो आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे कि फाउंडेशन की अगर आपने आइसोलेशन डिस्टेंस याद कर ली, तो आपको सर्टिफाइड में क्या करना है, उसका लगभग हमारा ज़्यादातर 90% क्रॉप में हाफ होता है, कितना, सर्टिफाइड सीट की डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस, किससे, फाउंडेशन सीट से। इसलिए आपको ये याद रखना है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डिस्टेंस। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की। मैज, मस्टर्ड 400-200, पर्ल मिलेट 1025, लूसर्न, सनहैम, कैस्टर, सनफ्लावर, कैरेट, ऑनियन, कुकम्बर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है, इससे हर साल 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट मेथड फॉर टोमेटो सीड एक्सट्रैक्शन। तो टमाटर के फल से सीड को अलग करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, एसिड मेथड, एल्कली मेथड, मैकेनिकल या मैनुअल। तो वो है हमारा एसिड मेथड। एसिड मेथड में क्या करते हैं, HCl का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, उसका जो एक हमारा उसमें जो एक प्रकार झिल्ली होती है हमारी, वो क्या होती है, अलग हो जाती है सीड से, और सीड हमारा अलग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू ट्रू टाइप एंड हेल्दी सीड ऑफ ऑनियन इज प्रोड्यूस्ड बाई। जो सत्य बीज जिसे कहते हैं, ऑनियन का सत्य बीज कैसे उगाया जाता है, सीड टू सीड मेथड, बल्ब टू सीड मेथड, या दोनों से। तो वो होता है हमारा बल्ब टू सीड मेथड। सीड्स टू सीड मेथड नहीं होता है, पहले क्या होता है, हम पहले बल्ब को उगाते हैं, या प्याज के बल्ब को उगाते हैं, फिर उस बल्ब से जो सीड बनता है दूसरे साल में, वो हमारा ट्रू टाइप या हेल्दी सीड होता है, किसका, ऑनियन का। अगर हम सीड से पहले बल्ब उगाएंगे और फिर उससे सीड उगाएंगे, तो वो हमारा बेस्ट मेथड नहीं होता है, हमें बल्ब से ही सीड उगाना चाहिए, वो हमारा ट्रू टाइप होता है। नेक्स्ट है, ओवर विंटरिंग इज इसेंशियल फॉर फ्लावरिंग इन भिंडी, चिली, कैबेज और कॉलीफ्लावर। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा कॉलीफ्लावर। ओवर विंटरिंग क्या होता है, मतलब एक प्रकार से विंटर का मौसम ख़त्म हो जाने के बाद भी उसमें फ्लावरिंग होती है, या ओवर विंटरिंग की ज़रूरत होती है कि विंटर होने के बाद ही फ्लावरिंग होती है, वो हमारा कहलाता है ओवर विंटरिंग, और ये होता है हमारा कॉलीफ्लावर में, सर्दी होने के बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट है सोइंग टाइम ऑफ TPS। TPS मतलब ट्रू पोटैटो सीड, जो हमारा बायोलॉजिकल सीड होता है आलू का, जो प्योर या ट्रू सीड होता है, वो हमारा TPS कहलाता है, ट्रू पोटैटो सीड या बायोलॉजिकल सीड। इसको सोइंग टाइम क्या होता है, बेस्ट सोइंग टाइम, तो वो होता है हमारा अप्रैल मई। अप्रैल मई में हमारा बेस्ट टाइम होता है आलू के TPS के लिए। नेक्स्ट है नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, NSRTC इज लोकेटेड एट। तो ये हमारा है कहाँ पर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, वाराणसी। नेक्स्ट है टैग कलर ऑफ ट्रूथफुल लेवल सीड। ट्रूथफुल लेवल सीड का टैग कलर क्या होता है, तो वो होता है हमारा ओपेल ग्रीन। गोल्डन येलो आपको पता ही होगा किसका होता है, ब्रीडर सीड का। एजोर ब्लू हमारा सर्टिफाइड का, और वाइट जो होता है वो हमारा फाउंडेशन सीड का। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ द फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन वाज गिवन बाय। फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो दिया था हमारा JW रॉबर्टसन ने। शुगर फॉर्म्ड इन जर्मिनेटिंग सीड। तो जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें कौन सी शुगर का फॉर्मेशन होता है, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज और डेक्सट्रोज। तो इसका आंसर है हमारा माल्टोज। माल्टोज शुगर जो पाई जाती है जर्मिनेटिंग सीड में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है मेल टू फीमेल रेशियो ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ सोरगम। सोरगम के हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए
मेल और फीमेल प्लांट्स का कितना रेशियो होता है, तो वो होता है हमारा 2:4। 2 पौधे अगर मेल होंगे तो 4 पौधे हमारे फीमेल होंगे। अगला क्वेश्चन है, रेड कलर कंपाउंड फॉर्म्ड इन टीजेड टेडिया टेट्राजोलियम टेस्ट। तो अभी हमने आपको पूरा मेथड बताया था कि रेड कलर किस वजह से फॉर्म होता है, कि वहाँ पर जो डिहाइड्रोजिनेज होता है वो फार्माजोन का निर्माण करता है और वो रेड कलर देता है, और वही हमारी वायबिलिटी की पहचान होती है। तो रेड कलर कंपाउंड क्या होता है, फार्माजोन। लास्ट क्वेश्चन है, टैग साइज ऑफ ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड का जो होता है टैग साइज कितना होता है, जो तो उसका टैग साइज होता है हमारा 12 × 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने चारों टैग साइज दिए हुए हैं। ब्रीडर सीड का कितना होता है 12 × 6 सेंटीमीटर, फाउंडेशन सीड का 15 × 7.5 सेंटीमीटर, सर्टिफाइड सीड का 15 × 7.5 सेंटीमीटर, और ट्रूथफुल लेवल सीड का हमारा 15 × 10 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और दोस्तों से भी कहिएगा वो भी इसको पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।